प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। तो हमने पिछली कक्षा में जाना था कि 37 प्रश्नों के उत्तर में आप लोगों का स्कोर क्या रहा, उसके बारे में जाना था। आज जो है प्रश्न संख्या वही 38 यानी प्रश्न पुस्तिका NP1 का ये चल रहा था, जो कि 29 तारीख को सेकेंड पाली में पेपर हुआ था, 29 अक्टूबर को 2023 को। तो उसमें हम प्रश्न संख्या 38 क्या उत्तर जानते हैं क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 38 में था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुत सम और भिन्नार्थ शब्द का सही अर्थभेद नहीं है। तो इसका उत्तर क्या था, सी वाला सही था। इसका उत्तर जो है सी वाला सही था, यानी स्वपच और स्वपच था, और इसका उत्तर था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 39 में पूछा गया था कि चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसको क्या उत्तर सही क्या था, इसका सी वाला सही था, यानी रिश्वत देना। रिश्वत देना इसका उत्तर सही था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया था कि भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। तो इसका उत्तर सही क्या था, डी वाला, यानी माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद में प्रश्न संख्या 41 का उत्तर सही था, बी वाला, यानी ऑफ। इसके बाद में फिर 42 का उत्तर था सही था, बी वाला। 42 का बी वाला उत्तर सही था, और 43 का फिर डी वाला, यानी सिटीजन। 43 का डी वाला उत्तर सही था। इसके बाद में 44 में उत्तर सही था, इसका सी वाला, यानी 18 था, 18। इसके बाद में 45 में उत्तर बी सही था। 45 में उत्तर बी सही था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 46 में उत्तर सही था, सी वाला, 46 का सी वाला। इसके बाद में प्रश्न संख्या 47 में उत्तर था डी वाला, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके बाद में प्रश्न संख्या 48 में सही था, इसका डी वाला। और फिर 49 में सही था, इसका उत्तर बी वाला, यानी 12:48 सही था। इसके बाद में फिर 50 वाले में कथन दिए थे, यानी कौन सा सही है। तो 50 का ए वाला सही था, ए वाला, यानी कथन एक का कारण है और कथन सेकेंड का इसका प्रभाव है। कथन फर्स्ट कारण है और कथन सेकेंड इसका प्रभाव है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 51 51
51 का उत्तर प्रश्न दिया हुआ था कि हाल में ही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग NCPCR ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए निर्बाध निरीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन विकसित किया। तो इसका उत्तर बी था, तो इसका उत्तर बी था, यानी मैसी। इसके बाद में 52 का उत्तर सही था, सी, यानी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद में 53 का डी वाला सही था। 53 का डी वाला, यानी कहने का मतलब NCERT इसमें सही था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 54 में पूछा था निम्नलिखित में से किसने हाल में ही भारत में पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS नेशनल ऑपरेटिव प्रमोशन स्कीम में DBT यानी डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर लॉन्च किया था। तो इसमें कौन था? श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री धर्मेंद्र प्रधान। इसके बाद में प्रश्न संख्या ये 54, ये थोड़ा सही कर लीजिए। इसमें 53 में जो है 53 का उत्तर डी सही था, NCERT, और 54 में ये था कौन? श्री धर्मेंद्र प्रधान। तो 54 में था धर्मेंद्र प्रधान। 54 का ए वाला सही था। 54 का ए वाला सही था, श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री धर्मेंद्र प्रधान। तो ये 54 जो थी प्रश्न, इनके उत्तर अपना स्कोर कितना कर पाए उसको चेक कर लीजिए, मिलान कर लीजिए अपनी आंसर की से। इसके बाद में प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 55 में क्या पूछा गया था? 55 में पूछा गया था गुइलेन बैरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। तो उसमें क्या था? इसका उत्तर सही था, बी, यानी पेरू। पेरू था इसका सही उत्तर। इसके बाद में प्रश्न संख्या 56 में पूछा गया था कि भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला। तो इसमें क्या था? बायकुला रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र। इसका उत्तर जो है डी वाला सही था, बायकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र था। बायकुला रेलवे स्टेशन, बायकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र। इसके बाद में फिर 57 में पूछा गया था कि भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। वो किस क्षेत्र में ऊर्जा का था? तो उसमें क्या था? इसका सही ए वाला था, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। इसके बाद में प्रश्न संख्या 58
58 में पूछा गया था कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में यूडीएन योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा है? तो वो क्या था? इसका उत्तर सही ओडिशा, यानी सी वाला, ओडिशा इसका सही उत्तर था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 59 में पूछा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया? तो इसमें कि क्या था? बी वाला, इसके साथ जॉर्जिया। जॉर्जिया था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 60 में पूछा गया था कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने घोष सार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वायरफ्रेन वाहन को डिजाइन और निर्माण किया? वो कौन सा देश था? तो बी में क्या था? ऑस्ट्रेलिया। इसका बी था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में प्रश्न संख्या 61 में पूछा था कि सहार्द पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए, जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसमें क्या था? बी। इसका उत्तर था बी, यानी तोरण, तोरणा किला। किला। इसके बाद में प्रश्न संख्या 62 में पूछा गया था तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार की नगद राशि क्या है? तो इसकी नगद राशि में क्या था? इसका उत्तर सही 62 का, तो 62 का ए वाला सही था, यानी राशि कितनी थी? 15 लाख। 15 लाख पुरस्कार की राशि थी। इसके बाद में प्रश्न संख्या 63 में पूछा गया था कि नीति सार राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो कौन था? विष्णुगुप्त था। इसका उत्तर क्या था? डी। फिर इसके बाद में 63, तो 63 में उत्तर क्या था? डी, यानी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। इसके बाद में 64, प्रश्न संख्या 64 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर हाल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये कौन सा था? इसका उत्तर डी वाला सही था, यानी 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर इसका सही था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 65 में पूछा गया था घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका उत्तर सही था बी, यानी मध्य प्रदेश। बी था मध्य प्रदेश।
इसके बाद में 66 प्रश्न संख्या 66 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार यानी पार्टनर बना? तो इसका उत्तर था डी वाला, यानी 1992। 1992 था इसका सही उत्तर। इसके बाद में प्रश्न संख्या 67 में पूछा गया था, निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सुमेलित कीजिए। तो इसका उत्तर सही क्या था? 67 का सी वाला। इसके बाद में प्रश्न संख्या 68 में पूछा गया था कि झोटी चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है? तो इसका सही उत्तर था बी, यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु। इसके बाद में प्रश्न संख्या 69 में पूछा गया था कि भारत के महान त्रिकोणमिति सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। तो वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर सही का क्या था? ए वाला, यानी इसका ए वाला उत्तर सही था, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। भौतिकी संस्थान। इसके बाद में प्रश्न संख्या 70 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डीबीओटी डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? पूछा गया था, इसका उत्तर कहीं सही क्या था? सी वाला इसका उत्तर सही था, यानी स्पोर्ट हब तिरुवनंतपुरम। स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 71 में एक पैराग्राफ दिया हुआ था और उस पैराग्राफ में ही प्रश्नों के उत्तर छांटने थे। तो 71 पूछा था, लेखक की परेशानी का कारण क्या था? तो इसका उत्तर सही क्या था? सी वाला, यानी जो है लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसा भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया है। इसके बाद में 72 में पूछा था पैराग्राफ से ही कि भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? तो इसका उत्तर क्या था? सी वाला सही था, यानी उत्तर सी वाला में क्या था कि कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 73 में पूछा था, लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली? तो इसका उत्तर सही था बी वाला, यानी लेखक भीष्म नहीं थे, उनसे आस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं, उन्हें भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना चाहिए। इसके बाद में 74 में पूछा था, प्रश्न संख्या 74 में पूछा गया था
कि ना 3 में ना 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है, तो इसका उत्तर क्या था? बी वाला। यानी बी में पूछा गया था कि किसी भी गिनती में ना आना, इसका सही उत्तर था 74 का बी वाला, किसी भी गिनती में ना आना। तो ये 74 प्रश्नों की श्रृंखला थी। जो उत्तर अपने स्कोर चेक करें कि अपना स्कोर कहाँ तक पेट की परीक्षा में उत्तीर्ण किया, मिलान कर लीजिए सही तरीके से। और बहुत ही सटीक ये उत्तरमाला आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बाद में फिर प्रश्न संख्या हम 75 पर चर्चा करेंगे। 75 में पूछा था कि भर्त्सना का तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर क्या था सही? सी वाला, यानी निंदा और तिरस्कार था। निंदा और तिरस्कार था। निंदा और तिरस्कार था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 76 में एक गद्यांश दिया हुआ था। अब गद्यांश को पढ़ करके उसी में उत्तर देना था। पढ़ करके उसी गद्यांश में से ये उत्तर आप लोगों को मिलते, इसमें छांटना था। तो प्रश्न संख्या 76 क्या था? 76 में पूछा था कि व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? तो इसका सही उत्तर था डी। डी में उत्तर था जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 77 में था, प्रश्न पूछा गया था एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? तो इसका उत्तर सी सही था। यानी धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। इसके बाद में प्रश्न संख्या 78 में था देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है? तो इसका उत्तर सही था डी वाला, यानी आपसी घृणा और विद्वेष पैदा कर देने से राजनैतिक दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके बाद में प्रश्न संख्या 79 क्या था कि राष्ट्र, संस्कृति और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं? तो इसका सही उत्तर था बी वाला, यानी संज्ञा, विशेषण और संज्ञा था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 80 में पूछा गया था कि अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? तो इसमें कौन सी संधि थी? इसका उत्तर था डी वाला, यानी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। इसके बाद में प्रश्न संख्या 81 में एक चार्ट बना हुआ था। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें उसी चार्ट के आधार पर। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा था 81 में प्रश्न पूछ रहा था यदि ट्रेन बी और ट्रेन डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात करिए। तो इसका सही उत्तर क्या था? बी वाला इसका सही उत्तर था, यानी 9 मिनट 78 सेकेंड। 9 मिनट 78 सेकेंड था। नौ मिनट 78 सेकेंड था। इसके बाद प्रश्न संख्या 82 में पूछा गया था ट्रेन
ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि वे एक दिशा में यात्रा कर रही हैं। तो इसका क्या था सही उत्तर? सी वाला। इसका उत्तर सी वाला सही था, यानी 86 सेकेंड। 86 सेकेंड, 86 सेकेंड था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 83 पूछा गया था। पूछा गया था कि यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफार्म को 50 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन डी द्वारा उसे प्लेटफार्म को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात करिए। तो इसका उत्तर सही था ए वाला, यानी 91.82 सेकेंड। 91.82 सेकेंड। इसके बाद में प्रश्न संख्या 84। में प्रश्न पूछा गया था, ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी जबकि ट्रेन डी दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही थी। ट्रेन ए ट्रेन डी के 2 घंटे बाद चलती है। यह दोनों ट्रेनें दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं तो पटना से दिल्ली के बीच की अनुमानित दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर सही क्या था? डी वाला इसका सही था, 84 का डी वाला, यानी 529.2 किलोमीटर। 529.2 किलोमीटर। इसके बाद में प्रश्न संख्या 85 में पूछा गया था कि ट्रेन बी और ट्रेन सी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई जो एक दूसरे के 414 किलोमीटर दूर है तक यात्रा कर रही थी। ये दोनों ट्रेनें दोनों एक ही समय पर स्टेशन वाई पर पहुंची तो ज्ञात कीजिए ट्रेन सी के लगभग कितने समय बाद ट्रेन बी ने रेल स्टेशन एक्स को छोड़ा होगा। तो इसका सही उत्तर क्या था? सी वाला, यानी 5.96 घंटे। 5.96 घंटे। इसके बाद में प्रश्न संख्या 86 में एक चार्ट बना हुआ था, उसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। पूछ रहा था, तो प्रश्न संख्या 86 में पूछा था, यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? याद कीजिए। तो इसका उत्तर क्या था सही? ए वाला, यानी 80.96। ए वाला 80.96 था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 87, भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत है? तो 87 का उत्तर था बी वाला, 36%। 36%। इसके बाद प्रश्न संख्या 88 में पूछा गया था कि भारत में पुरुषों का महिलाओं के अनुपात 13:2, 13:12 और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 9:7 है। तो केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर क्या था? 18 सही 11/48। इसका सही उत्तर था, यानी सी वाला। तो 18 सही 11/48 सही था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 89 पूछा था, यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है
तो दक्षिण क्षेत्र के पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या था? ए वाला, यानी 48.75। इसके बाद में प्रश्न संख्या 90 पूछा गया था कि पश्चिमी क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष है, तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या 10% के बराबर है, और यदि पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है, तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर था बी वाला, 500 मिलियन। 500 मिलियन, 500 मिलियन था। इसके बाद में नीचे दिए गए तालिका चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को के उत्तर दें। एक तालिका बनी थी, उससे उत्तर देना था। तो प्रश्न संख्या 91 में पूछा गया था कि दुकान 2 और 3 में पुस्तक बी का औसत विक्रय मूल्य ₹594 है। दुकान 2 में से पुस्तक बी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो रुपये, इसका सही वाला था सी वाला। क्या था? ₹580.50। ₹580.50 था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 92 में पूछा गया था कि दुकान ए में से पुस्तक ए का विक्रय मूल्य ₹395 है, और दुकान 2 और 3 में विक्रय मूल्य का अंतर ₹36.825 है। तो दुकान 2 में से लगभग छूट कितने प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर क्या था? ए वाला, 16.98%। ए वाला था 16.98%। इसके बाद में प्रश्न संख्या 93 में पूछा गया था कि किताब ए बेचने पर दुकान 1 को 10% का लाभ होता है। उसी पुस्तक पर दुकान 3 द्वारा प्राप्त किया गया अनुमानित लाभ हानि प्रतिशत क्या है? तो इसका सही उत्तर था सी वाला, यानी 4%। सी वाला सही उत्तर था 4%। इसके बाद में प्रश्न संख्या 94 में पूछा गया था कि दुकान 2 और 3 में पुस्तक डी का औसत विक्रय मूल्य ₹1480 है, तो पुस्तक डी का अंकित मूल्य क्या है? ये पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है डी वाला, यानी ₹1600। डी वाला था ₹1600। इसके बाद में प्रश्न संख्या 95 में पूछा गया था कि दुकान 1 और दुकान 2 में पुस्तक सी पर छूट प्रतिशत का अनुपात 3:2 है। यदि स्टोर 1 में विक्रय मूल्य ₹220 है, तो दुकान 2 में विक्रय मूल्य लगभग कितना है? तो इसका सही उत्तर था ए वाला, ₹230। ₹230 था। इसके बाद में निम्न की जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। चार्ट बना हुआ था, उसमें उत्तर देना था। तो प्रश्न संख्या 96 में पूछा गया था, जनवरी में बिजली पर सबसे अधिक राशि का भुगतान करने वाले परिवार को फोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच अनुपात क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या था? बी वाला, यानी 335:435। 335:435 था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 97 में पूछा गया था, परिवार एक्स द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि परिवार वाई द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि में कितना अधिक या कम है? तो
तो इसका सही उत्तर क्या था? सी वाला, यानी 210। 210। इसके बाद प्रश्न संख्या 98 में पूछा गया था, परिवार वाई द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई राशि दिए गए महीनों में उसकी बिजली बिलों पर भुगतान की गई राशि से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसका सही उत्तर क्या था? ए वाला, यानी 12% था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 99। 99 में पूछा गया था, मई महीने के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून परिवारों में परिवार एक्स द्वारा फोन का बिल, बिजली का बिल और पानी का बिल पर भुगतान की गई राशि में 12%, 16% और 25% की वृद्धि हुई थी। जून माह में उसके तीनों बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर था बी वाला। तो 2672 कितना उत्तर था? 2672 सही था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 100 में पूछा गया था कि फरवरी माह में तीनों परिवारों द्वारा बिजली बिलों पर भुगतान की गई राशि कुल राशि और अप्रैल माह में 3 परिवारों के द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच कितना अंतर है? तो इसका सही उत्तर था डी वाला, यानी 1250। तो आप लोगों ने जाना कि पेट परीक्षा 2023 जो कि 29 अक्टूबर को आप लोगों का पेपर हुआ था, उसने आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया, इनको जब आप मिलाएंगे तो पता चल जाएगा आपने कितने अंक हासिल किए हैं। ये उत्तरमाला एकदम सटीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होने पर कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल अगर अच्छा लग रहा हो ये वीडियो तो आप लोग सब्सक्राइब करें, और हम आगे भी आप लोगों को अन्य परीक्षाओं की तैयारी कराते रहेंगे। किन्हीं कारणों से हमारे पास समय का अभाव था, तो इसलिए हम जो है केवल अर्थशास्त्र की ही पेट की परीक्षाएं ऑनलाइन ले सकें, और आगे आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी व्यवस्थित तरीके से ऑनलाइन कक्षाएं होंगी। पृथ्वी साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में व्यवस्थित इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।